अप्रैल 2013 आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेटर सेल से दो स्टूडेंट्स ने मिलकर एक कंपनी शुरू किया, एथर एनर्जी। शुरुआत में ये कंपनी एक ऐसी बैटरी बना रही थी जिससे ईवी स्कूटर्स का रेंज बढ़ाया जा सकता था। उन्होंने अपना आइडिया ईवी मैन्युफैक्चरर्स को पिच किया, लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्शन ही मिला। ऐसा नहीं था कि उनकी बैटरी खराब थी, बल्कि देखा जाए तो उनकी बैटरी टॉप नॉच और प्रीमियम क्वालिटी की थी। प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त इंडिया का ईवी स्कूटर मार्केट अभी डेवलप ही नहीं हुआ था। मार्केट रिस्की था, कस्टमर्स ईवी लेने से डरते थे और कंपनीज महंगी बैटरी खरीदना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने ये बैटरी खरीदा तो स्कूटर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर स्कूटर का प्राइस बढ़ गया तो लोग स्कूटर खरीदेंगे नहीं। दूसरों को पिच करते करते थक चुके फाउंडर्स ने सोचा कि वो अब खुद का स्कूटर कंपनी शुरू करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल अनक्लियर थे कि वो शुरुआत करेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन उनके पास एक रियल प्रॉब्लम था जिसे वो सोल्व करना चाह रहे थे, और डेडिकेशन के साथ उसके सॉल्यूशन पर काम भी कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ कंपनीज ने उनकी मेहनत को नोटिस किया और उन्हें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला। उन्हीं पैसों से फाउंडर्स ने लगभग 2.5 साल तक सिर्फ प्रोटोटाइप्स बनाए, लेकिन इन्वेस्टर्स के प्रेशर और कंपनी के जीरो रेवेन्यू की वजह से उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और फाइनली उन्होंने अपना पहला स्कूटर लॉन्च कर दिया। इनके बनाए गए हर स्कूटर्स लोगों को इतने पसंद आए कि देखते ही देखते एथर इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर बन गई। तो आज हम इसी कंपनी की बात करेंगे कि ये कंपनी शुरू कैसे हुई, कैसे आईआईटी के 2 ग्रेजुएट्स ने अपनी जॉब छोड़कर दुनिया का सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया, कैसे उन्होंने हर चैलेंजेस को फेस किया, लोगों का मजाक सहा, और फिर एक ऐसा टाइम आया जब एथर मार्केट में हिट ही हो रहा था कि अचानक से ओला इलेक्ट्रिक अग्रेसिव प्राइसिंग, हैवी मार्केटिंग और बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग लेकर आ गई और उनसे उनका मार्केट शेयर छीन लिया। लेकिन एथर ने कमबैक किया और ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़ते हुए 19.5% मार्केट शेयर कैप्चर करके इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ईवी स्कूटर ब्रांड बन गया। Today itself, the market cap of Ather Energy has crossed Ola Electric's market cap. Ather Energy has surpassed the sales for Ola Electric. दोस्तों, रिसेंटली हमने ओला इलेक्ट्रिक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया कि ओला शुरू कैसे हुई, कैसे ईवी सेगमेंट में आई और इतने सारे कंप्लेंट्स के पीछे असली वजह क्या था। उस वीडियो के बाद सैकड़ों लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किया, ओला इलेक्ट्रिक के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया और सबने एक ही रिक्वेस्ट किया कि एथर एनर्जी पर वीडियो बनाओ। तो लो जी, आपके सामने हाजिर है एथर एनर्जी का केस स्टडी। इस चैनल पर आपको ऐसे ही पावरफुल बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साल था 2013। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज शुरू हो चुका था। लोग ईवीज अडॉप्ट कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था और टेस्ला दुनिया भर में टेस्ला रोडस्टर की वजह से फेमस हो रहा था। लेकिन इंडिया, यहाँ तो ईवी का नामो निशान नहीं था। रोड पर जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिख रहे थे वो भी सस्ते और बेकार चाइनीज स्कूटर्स थे, क्योंकि उन स्कूटर्स की बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। इसलिए लोग ईवी का नाम सुन के ही पीछे हट जाते थे। क्वालिटी और रिलायबिलिटी दोनों ही जीरो था और कोई इंडियन एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री में पैर रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा था, लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं थी। इसी बीच आईआईटी मद्रास के 2 दोस्त तरुण मेहता और स्वप्निल जैन अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अच्छी खासी जॉब में सेटल हो चुके थे। तरुण मेहता अशोक लेलैंड में और स्वप्निल जैन जनरल मोटर्स में काम कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी टेक और व्हीकल इंजीनियरिंग की असली कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को समझ आ चुकी थी। इतनी बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट मिलने के बाद भी दोनों के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता था कि इंडिया वर्ल्ड क्लास स्कूटर्स क्यों नहीं बनाता और हम लोग ही हर बार पीछे क्यों रह जाते हैं। और इसी सवाल ने तरुण और स्वप्निल को अपनी जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया और खुद का स्टार्टअप शुरू करने की हिम्मत दी। अप्रैल 2013 ये वो साल था जब तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने मिलकर एथर एनर्जी शुरू किया। लेकिन उनका मकसद स्कूटर बनाना बिल्कुल नहीं था। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, एक ऐसी बैटरी बनाना जो लंबे समय तक चले, रिलायबल हो और जल्दी खराब ना हो। आईआईटी मद्रास में रिसर्च करते वक्त उन्होंने देखा कि ज्यादातर ईवी यूजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बैटरी, क्योंकि उस समय ईवी स्कूटर्स की बैटरी या तो कुछ ही महीनों में डेड हो जाती थी या फुल चार्ज करने के बाद भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाती थी। दोनों ने इस प्रॉब्लम में एक क्लियर अपॉर्चुनिटी देखी और सोचा कि अगर वो इस इशू को सॉल्व करके एक वर्ल्ड क्लास लिथियम आयन बैटरी पैक बनाएं और फिर उसे 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर को बेच दें, तो ये एक सिंपल सा कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल बन सकता है। उनका प्लान सीधा था, बैटरी सप्लायर बनना। लेकिन इतनी अच्छी बैटरी बनाने के बाद भी कोई उनसे बैटरी खरीदने को तैयार ही नहीं था। जो एग्जिस्टिंग स्कूटर मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इस बैटरी को अडॉप्ट करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया और जब दोनों दोस्त ने इंडियन ईवी 2 व्हीलर कंपनीज के सामने अपना बैटरी पैक पिच किया तो उन्हें
उन्हें सीधा रिजेक्ट कर दिया गया। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को उनकी इनोवेटिव और प्रीमियम बैटरी में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इंडियन ईवी स्कूटर मार्केट खुद ही छोटा, रिस्की और अनप्रूवन था। ऐसी कोई स्कूटर कंपनी नहीं थी जो उनकी बैटरीज को खरीदना चाहे। सिंपल शब्दों में मार्केट में उन बैटरीज की कोई जगह ही नहीं थी। इस फ्रस्ट्रेशन ने दोनों कॉलेज ग्रेजुएट्स को एक इंस्टेंट रियलाइजेशन दिलाया कि जब कोई स्कूटर कंपनी उनकी इनोवेटिव बैटरी खरीदना ही नहीं चाहती तो फिर वो क्यों दूसरों को पिच कर रहे हैं। वो खुद भी तो ईवी स्कूटर कंपनी बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनको यही नहीं पता था कि वो शुरुआत करे कहां से। दोनों फाउंडर्स को ये तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम उनकी बैटरी में नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे ईवी स्कूटर मार्केट में। कोई भी इंडिया में वर्ल्ड क्लास, रिलायबल, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर बना ही नहीं रहा था। इसीलिए तरुण मेहता ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ बैटरी ही नहीं बेचेंगे बल्कि अपनी खुद की स्कूटर कंपनी खड़ी करेंगे। साल 2014 में फाउंडर्स को इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड से 45 लाख रुपए की फंडिंग मिली। पर सच कहे तो 45 लाख रुपए उतनी बड़ी रकम नहीं होती जब आप एक स्कूटर कंपनी स्क्रैच से खड़ी करना चाह रहे हो। फिर दिसंबर 2014 में एंट्री हुई फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन बंसल और बिनी बंसल की। दोनों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से एथर एनर्जी में $1 मिलियन इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट उनको ईवी मार्केट के पोटेंशियल की वजह से नहीं मिला। वैसे भी उस वक्त ईवी मार्केट इंडिया में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। उन्होंने इन्वेस्ट किया स्वप्निल और तरुण पर, उनके विजन और उनके डेडिकेशन को देखकर। मतलब उन्होंने फाउंडर्स पर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट किया। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स का भरोसा देखकर तरुण और स्वप्निल और ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। उन्होंने सोचा अगर ये लोग हम पे बिलीव कर रहे हैं तो इस विजन में कुछ तो बात होगी। और फिर मई 2015 में टाइगर ग्लोबल ने भी एथर एनर्जी में $12 मिलियन इन्वेस्ट किया, जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन सेटअप में मैसिव बूस्ट मिला। लेकिन अब भी एक रियलिटी चेक बचा हुआ था। कंपनी के पास अभी कोई कमर्शियल स्कूटर नहीं था। 2013 से लेकर 2015 खत्म होने को आ गया था, लेकिन एथर सिर्फ प्रोटोटाइप्स ही बना रही थी, एक के बाद एक। लेकिन फाउंडर्स को परफेक्शन मिल नहीं रहा था। टाइम निकल रहा था, पैसा खत्म हो रहा था और रेवेन्यू अभी भी जीरो ही था। लेकिन अक्टूबर 2016 में कंपनी को सबसे बड़ा वैलिडेशन मिला जब हीरो मोटोकॉर्प ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 205 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। और ये कोई आम इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये पैसा आया इंडिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से। इससे फाउंडर्स को एक मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला, क्योंकि अगर इंडिया का टू व्हीलर जायंट एथर पर भरोसा कर रहा है तो इसका मतलब उनकी डायरेक्शन सही थी। हीरो ने एथर एनर्जी में इंडिया का ईवी फ्यूचर क्लियरली देख लिया था। फरवरी 2016 में फाइनली वो दिन आ गया जब एथर ने अपना पहला स्कूटर S340 लोगों के सामने बैंगलोर के सर्ज कॉन्फ्रेंस में पेश किया। ये स्कूटर देखने में काफी खूबसूरत था। इसमें एंड्रॉइड पावर्ड टच स्क्रीन डैशबोर्ड था, क्लाउड कनेक्टिविटी थी, ओवर द एयर अपडेट्स थे। मतलब ग्लोबली टू व्हीलर मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट कोई और नहीं था। पूरे स्कूटर में एक छोटी सी टेस्ला वाली वाइब थी। एथर का S340 सच में रिवोल्यूशनरी लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये स्कूटर मार्केट में लॉन्च होने के लिए अभी रेडी नहीं था। कंपनी अभी तक तैयार नहीं थी, उन्हें परफेक्शन चाहिए था। फरवरी 2016 में S340 को जब पब्लिक में दिखाया गया तब एथर का क्लेम था कि वो अगले साल तक इसे लॉन्च कर देंगे। पर फिर डिले पे डिले होते गए। ईवी एंथुसियास्ट वेट करते रहे और मीडिया ने एथर का खूब मजाक उड़ाया। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एथर एक जोक बनकर रह गया था। पर ये डिले हो क्यों रहा था? क्योंकि परफेक्शन कभी जल्दबाजी से नहीं आती। फाउंडर्स ने लगभग 55 प्रोटोटाइप्स बनाए थे और स्कूटर को 50,000 किलोमीटर तक हर तरह के रोड कंडीशन में टेस्ट किया था। उनके लिए क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज का मतलब था उनका पूरा विजन खत्म हो जाना। हर एक कंपोनेंट परफेक्ट होना चाहिए था और पूरी सप्लाई चेन जीरो से बनानी थी। उन्हें ऐसे कंपोनेंट्स चाहिए थे जो इंडिया में पहली बार मैन्युफैक्चर होने वाले थे और वेंडर्स को कन्विंस करना था कि वो अपना पैसा लगाकर कस्टम टूलिंग बनाए, वो भी बिना किसी ऑर्डर गारंटी के, जिसके लिए वेंडर्स को मनाना काफी मुश्किल था। देखो, प्रोटोटाइप बनाना आसान होता है, लेकिन 1000 स्कूटर्स रिलायबली बनाना मुश्किल होता है और 1 लाख स्कूटर्स सेम क्वालिटी में बनाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन फिर भी 55 प्रोटोटाइप्स, 2.5 साल की डेवलपमेंट और इन्वेस्टर्स के प्रेशर के बाद जून 2018 में फाइनली एथर 450 और S340 का कमर्शियल लॉन्च हुआ। प्राइस रखा गया 1,24,000 रुपए और 1,09,000 रुपए और लॉन्च के बाद मार्केट लिटरली एक्सप्लोड कर गया। रिव्यूज ने इसे टेस्ला लाइक स्कूटर कहा। ईवी एंथुसियास्ट ने कंपनी को जमकर ऑर्डर दिया और एथर फाइनली इंडिया के ईवी मैप पर आ चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इतनी बड़ी सक्सेस ने एक नई दिक्कत खड़ी कर दी थी। एथर हर 1 रुपए कमाने पर 3.5 रुपए का नुकसान झेल रहा था। स्कूटर बनाने का रियल कॉस्ट था लगभग 5 लाख रुपए और कंपनी इसे बेच रही थी सिर्फ 1,25,000 रुपए में। मतलब स्ट्रेट अप -350% का ग्रोस मार्जिन। जितना ज्यादा स्कूटर बेचते उतना ज्यादा कंपनी को घाटा होता। कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया, प्रोडक्शन को सिर्फ 200 स्कूटर पर मंथ तक लिमिटेड कर दिया। हीरो
मोटोकॉर्प जो उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, उसने अपनी टीम भेजी कॉस्ट रिडक्शन में मदद करने के लिए। एथर को लिटरली हर चीज दोबारा सोचनी पड़ी, नॉन एसेंशियल फीचर्स हटाने पड़े, वेंडर्स से नेगोशिएट करना पड़ा, चीपर कंपोनेंट्स ढूंढने पड़े और प्रोसेसेस को रीडिजाइन करना पड़ा। जो प्रोडक्ट पहले परफेक्शन के लिए डिजाइन किए गए थे, अब उसे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रीडिजाइन करना पड़ रहा था। जनवरी 2021 में एथर ने होसूर तमिलनाडु में अपनी सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 1.1 लाख स्कूटर पर ईयर हो गई। इसी दौरान उन्होंने लॉन्च किया एथर ग्रिड, इंडिया का सबसे बड़ा ईवी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क फॉर टू व्हीलर्स, जो 2024 तक 2600 प्लस चार्जर्स तक पहुंच चुका था। ये एक कैलकुलेटेड बैट था, क्योंकि एथर सिर्फ स्कूटर नहीं बना रहा था, वो एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर रहा था। चार्जिंग नेटवर्क, एक्सपीरियंस सेंटर, सॉफ्टवेयर और सर्विस बैकबोन। जुलाई 2020 में हीरो मोटोकॉर्प ने फिर से 84 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 2022 में एथर ने लॉन्च किया एथर 450X Gen 3, जिसमें 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी थी, 100 किलोमीटर से ज्यादा का रियल वर्ल्ड रेंज था। और सबसे खास बात, एथर ने जो रेंज का दावा किया वो ग्राउंड लेवल पर भी सेम था, क्योंकि ज्यादातर कंपनी रेंज कुछ और बताती है और रोड पर उनकी रेंज कुछ और हो जाती है। इस मामले में एथर ने लोगों के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही थी, मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में अटका हुआ था। ओला इलेक्ट्रिक ने अग्रेसिव प्राइसिंग और हैवी मार्केटिंग के साथ मार्केट कैप्चर कर लिया था, जबकि एथर प्रीमियम पोजीशनिंग में होकर भी अंडररेटेड था। 2023 तक एथर का मार्केट शेयर सिर्फ 7 से 10% के बीच में था। इंडस्ट्री में सवाल उठने लगे, क्या एथर की प्रीमियम स्ट्रेटजी गलत थी? क्या उन्हें ओला जैसे मास मार्केट में जाना चाहिए था? क्या वो टाइमिंग मिस कर चुके थे? ये सब मार्केट में चल ही रहा था कि उसी वक्त एथर ने लॉन्च कर दिया एथर रिश्ता। अप्रैल 2024 में एथर ने लॉन्च किया एथर रिश्ता, अपना पहला फैमिली स्कूटर जो परफॉर्मेंस लवर के लिए नहीं बल्कि मास मार्केट बायर्स के लिए डिजाइन किया गया था। प्राइस रखा गया 99,999 से 1,14,000 के बीच। 450 सीरीज से काफी सस्ता, लेकिन फिर भी उसमें वही एथर वाला प्रीमियम फील था, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी और टॉप नॉच क्वालिटी। मार्केट का रेस्पॉन्स एक्सप्लोसिव था, सिर्फ एक साल में 1 लाख प्लस यूनिट्स बिक गए। रिश्ता एथर की हिस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट बन गया और 2025 के एंड तक ये अकेला ही कंपनी की टोटल सेल्स का 60% कवर कर रहा है। जून 2025 तक एथर का मार्केट शेयर 16.5% तक पहुंच गया, ओला इलेक्ट्रिक के 17.2% के बिल्कुल करीब। और अक्टूबर 2025 तक तो एथर ने ओला को पीछे ही छोड़ दिया। एथर 19.5% और ओला सिर्फ 11.1% रह गया। और इसी के साथ एथर ने ओला को पीछे छोड़ दिया और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ईवी स्कूटर कंपनी बन गया। जब एथर ऊपर उठ रहा था, तब ओला इलेक्ट्रिक धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। अक्टूबर 2025 में एथर का मार्केट कैप पहली बार ओला इलेक्ट्रिक से ऊपर चला गया। नवंबर तक ओला के शेयर्स अपने आईपीओ प्राइस से 46% तक गिर चुके थे, जबकि एथर के शेयर्स 66% ऊपर जा चुके थे। एथर ने सिर्फ स्कूटर्स नहीं बनाए, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया लोगों के साथ। एथर अपनी इंटीग्रिटी और क्वालिटी पर स्टैंड कर रहा था। उनकी ब्रांडिंग रियल और जेन्युइन थी। कस्टमर सिर्फ स्कूटर नहीं खरीद रहे थे, वो ब्रांड के एम्बेसडर बन चुके थे। जो लोग एथर के कस्टमर्स हैं, वो खुद इसको प्रमोट करते हैं, दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं। इससे कंपनी का ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि कंपनी कितना भी पैसा मार्केटिंग पर खर्च क्यों ना कर ले, लेकिन असली इम्पैक्ट वर्ड ऑफ माउथ से ही आता है। क्या आपके पास एथर का स्कूटर है? अगर है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।